हम ये देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से होता है। मतलब सपोज बैक्टीरिया जो है माउथ से बकल कैविटी में पहुंच गया, एंड दिस इज़, ये बैक्टीरिया जो है ये कैसा है, बैसिलस, यानी बैसिलस मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया, और ये बकल कैविटी से अंदर आ गया और ऑसोफेगस में जो इपिथीलियम है उससे स्टिक कर गया। अब चूंकि बैक्टीरिया यहाँ पर अगर स्टिक कर गया, अटैच हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ की सेल्स को डैमेज करना शुरू करेगा। और जैसे ही ये यहाँ की सेल को डैमेज करना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ की सेल्स जो यहाँ की लोकल सेल्स होंगी यानी इपिथेलियल सेल्स होंगी, तो वो क्या करेंगी, इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स रिलीज़ करेंगी। इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स में जो सिक्रीजन होगा वो IL-1 होगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होगा, गामा इंटरफेरॉन होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामीन, इन सब का सिक्रीजन करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये जो कीमोटैक्टिक एजेंट होंगे ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स पास की जो नियर बाई ब्लड वेसल्स होगी उसकी एंडोथेलियल सेल्स से जाकर के स्टिक करेंगे। जैसे IL-1 है वो स्टिक करेगा, और यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होगी उसकी एंडोथेलियल सेल्स क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ अ ब्लड वेसल, तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है एट नॉर्मल कंडीशन, और इसके बीच में क्या है, ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा मूव कर रहा है, यानी लिम्फोसाइट सेल्स WBCs और RBCs में फ्लो कर रही है यहाँ पर। इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन व्हेन देयर इज़ नो इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन का कोई इन्फेक्शन नहीं है। जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो ये यहाँ की सेल्स जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो यहाँ की एपिथेलियल सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड हो गई हैं, वो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स को रिलीज़ करती हैं, और वो सिग्नल्स आकर के इन सेल्स से बाइंड करते हैं। और जब इन सेल्स से बाइंड करते हैं तो ये सेल्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन इज दिस, नॉर्मल कंडीशन ये है। और जब ये इससे बाइंड करते हैं इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स, तो क्या करते हैं, इन सेल्स को श्रिंक कर देते हैं, दे लुक लाइक दिस दिस दिस। और जब ये श्रिंक कर जाते हैं तो इनके बीच में स्पेस बन जाता है। इस स्पेस से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, तो इसमें सबसे पहले जो जो सेल्स इम्यून सिस्टम की लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स माइग्रेट करके आती हैं, वो कौन सी होती हैं, सबसे पहले जो सबसे इन्फेक्शन साइट पे पहुंचने वाली सेल्स होती है, दैट वुड बी द न्यूट्रोफिल सेल्स, and next would be मैक्रोफेज। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर पहुँचती है, और न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, इस बैक्टीरिया को क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है, फैगोसाइटोस कर लेती है। और जब फैगोसाइटोस कर लेती है तो वो किस तरह से परफॉर्म करती है एक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, दिस इज़ द न्यूट्रोफिल सेल्स। न्यूट्रोफिल सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मल्टी लोब्यूटेड, यानी अगर किसी सेल में आपको मल्टी लोबुलर न्यूक्लियस दिखाई दे तो वो सेल कौन सी है, ब्लड की सेल्स न्यूट्रोफिल सेल्स होगी। तो दिस इज द न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल सेल्स में क्या है, ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। अगर हम देखें
और जब बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा तो बैक्टीरिया एक वेसिकल के फॉर्म में एक वेसिकल बन करके बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा और बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी इपीटोप्स, एक बैक्टीरिया पे बहुत डिफरेंट तरह के इपीटोप्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इस वेसिकल को अंदर इनगल्फ कर लेगा इस बैक्टीरिया को, और इस बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पाए जा रहे हैं। तो इस बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा और ये वेसिकल के फॉर्म में अंदर आ जाएगा। जैसे ये वेसिकल अंदर आएगी, इस वेसिकल से लाइसोसोमल वेसिकल्स फ्यूज़ कर जाएंगी और ये क्या करेंगी, लाइसोसोमल वेसिकल अपने अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसके ऊपर ड्रेन कर देगी। ऐसे में क्या होगा, ये पूरा बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाएगा और इसमें क्या बचा रह जाएगा, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, ये इस वेसिकल से ये वापस आकर के फ्यूज़ हो जाएगी और एक्सोसाइटोसिस करके इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को यहाँ पर लिम्फेटिक्स में यानी इसी जगह पर छोड़ देगा। तो ये लिम्फेटिक्स में पहुँच जाएंगे, यानी ये जो इस बैक्टीरिया के ऊपर एपिटोप्स थे, मल्टीपल एपिटोप्स लिम्फेटिक्स में पहुँच जाएंगे, लिम्फ नोड में पहुँच जाएंगे। और लिम्फ नोड जो है ये क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स यहाँ पर रेजिडेंस है, ये लिम्फोसाइट सेल्स का टी सेल्स और बी सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं या नेचुरल किलर सेल्स हैं। तो ये न्यूट्रोफिल सेल ने क्या करा, इस पैथोजन को इनगल्फ किया, फाइगोसाइटोसिस किया, वेसिकल को इंटरनलाइज किया, लाइसोसोम इससे फ्यूज़ किया, लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीजन किया और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया। बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के बाद उसमें जो एपिटोप्स थे वो सारे क्या हुए, फाइगोसाइटोस कर दिया, वो लिम्फेटिक्स से इसमें न्यूट्रोफिल सेल्स में आ गए। उसी सेम प्लेस पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचा था, उसने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, देन उसके बाद न्यूट्रोफिल्स ने अपने दूसरे फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लिया, तुम भी आ जाओ, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे में मैक्रोफेज जो एक बहुत बड़ा, यानी मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और फेज मीन्स ईटर, यानी ये न्यूट्रोफिल्स इनको कहते हैं माइक्रोफेज, यानी छोटे ईटर हैं, ये छोटे माइक्रोब्स को खाते हैं। और जबकि अगर हम इसको देखें मैक्रोफेज को, तो ये क्या करता है, बड़ा ईटर है, यानी लार्ज अमाउंट में ये क्या करता है, इनको सबको इनगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है। तो यानी ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इसको यहाँ से इन्फेक्शन को हटाने के लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रोफिल सेल्स का अटैक हो, ज़रूरी है कि मैक्रोफेज का अटैक हो, डेंड्रिटिक सेल्स का अटैक हो और नेचुरल किलर सेल्स का अटैक हो, तो इन सबको बुलाया जाए। तो ऐसे में क्या होगा, मैक्रोफेज, यहाँ न्यूट्रोफिल्स ने एक्शन कर दिया, देन उसके बाद मैक्रोफेज आएगा। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को ओविसाइट एंडोसाइटोसिस करेगा, यहाँ पर वेसिकल बनेगी और वेसिकल यहाँ पर आकर के फ्यूज़ हो जाएगी। इस वेसिकल से दीज वेसिकल्स विल, ये वेसिकल भी फ्यूज़ हो जाएंगी। ये वेसिकल कैसी है, लाइसोसोमल वेसिकल। तो ये लाइसोसोम्स क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसमें होती हैं, जिससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया यहाँ पर भी सेम जो यहाँ पर हो रहा है वही एक्शन यहाँ भी होगा और बैक्टीरिया यहाँ पर भी डाइजेस्ट हो जाएगा। बट इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फ़र्क है। न्यूट्रोफिल्स क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर रहा है और एपिटोप्स को ड्रेन कर दे रहा है, यानी एक्सोसाइटोसिस कर दे रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी वेसिकल बनी और इससे लाइसोसोम आकर फ्यूज़ किया, इसने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डाला और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया, मगर इसके जो एपिटोप्स बचे, उन एपिटोप्स को इसने क्या करा, इस माइक्रोफेज के न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 6, इसमें जो इसका जीन है, इसकी शॉर्ट आर्म में, वो क्या करता है, एमआरएनए बनाता है, उस एमआरएनए से एक प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन क्या कहलाती है, एमएचसी क्लास सेकंड।
तो MHC क्लास सेकंड जो होती है वो इस वेसिकल से जाके फ्यूज़ करती है, और MHC क्लास सेकंड में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ये इसका वेरिएबल रीजन होता है। इस वेरिएबल रीजन में क्या होता है, कोई भी एंटीजन, यानी ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये एंटीजेनिक, ये जितने भी एपिटोप्स हैं, अलग अलग तरह के एपिटोप्स, एक बैक्टीरिया पे मल्टीपल टाइप्स के एपिटोप्स पाए जा सकते हैं। यानी एक बैक्टीरिया के पास एपिटोप्स क्या होते हैं, दीज आर द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, इनकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है। तो ये डिफरेंट तरह के एपिटोप्स हो सकते हैं। तो ये हर एक एपिटोप्स के लिए स्पेसिफिक MHC होता है, यानी इसका वेरिएबल रीजन जो है स्पेसिफिक MHC का ये है। और इसके बाद ये this is the class second MHC. ये क्लास सेकेंड MHC का जो ये रीज़न है, दिस V टाइप, दिस इज़ द वेरिएबल रीज़न, यानी ये वेरिएबल है। ये एंटीजन, हर एक एंटीजन जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एपिटोप टू एपिटोप वेरी करता है। यानी यहाँ पर क्या करेगा, ये बैक्टीरिया का एपिटोप यहाँ पर बाइंड करेगा, जो यहाँ पर एपिटोप्स मिलेंगे वो एपिटोप्स MHC से बाइंड करेंगे, और उसके बाद ये MHC आ करके इस माइक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्प्लांट हो जाएगा। तो अब ये इम्प्लांट जब हो जाएगा तो यानी ये क्या करेगा, MHC को अपने सरफेस पे, माइक्रोफेज अपने सरफेस पर MHC को शो करेगा। तो जब MHC को शो करेगा उसके साथ ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी इसका एपिटोप है, उसको अपने साथ लेकर के आया बाइंड करा के यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, अगर इस जगह पर हम देखें, एक हमने माइक्रोफेज का क्या एक्शन है, माइक्रोफेज कैसे लिम्फ नोड में, अब मैक्रोफेज क्या करता है, यहाँ से जो भी बैक्टीरिया आया है उसके ऊपर जो एपिटोप्स है, उसने उस एपिटोप्स को ले लिया है, यहाँ न्यूट्रोफिल्स ने फेंक दिया था, और इसने क्या करा, इसको लिया और ले जा करके पर्सनली लिम्फोसाइट सेल्स को प्रेजेंट करेगा, यानी T लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करेगा। यहाँ पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स है, T है, B है। तो ये क्या करेगा, चूँकि ये पेप्टाइड है, जो इसका एपिटोप है ये प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन जो एंटीजन होता है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होता है, उसको T लिम्फोसाइट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी T लिम्फोसाइट्स के पास पर्सनली जाएगा और उसको ये दिखाएगा, देखिए मैंने ये क्या पकड़ा हुआ है, क्या कोई एंटीजन मुझे मिला है। तो वो क्या करेगी, B सेल्स या T सेल्स उसको बाइंड करेगी। अगर वो T सेल्स उससे बाइंड कर जाती है, यानी अगर हम देखें तो ये T सेल पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5, सब के ऊपर जो रिसेप्टर है, T सेल के ऊपर ये रिसेप्टर दूसरे तरह का, ये दूसरे तरह का, ये दूसरे तरह का, ये सारे अलग अलग तरह के हैं। तो उसमें ये जो मैक्रोफेज है, इसने इस एंटीजन को, जो रेड कलर का है ये एंटीजन है, इसको लेकर के आया है। तो ये एंटीजन जिस T सेल से बाइंड कर जाएगा, जिस T सेल में सेट हो जाएगा, वो T सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। उसके अलावा जितनी भी T सेल्स हैं वो इनएक्टिव रहेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस देखें तो स्टार वाला जो एंटीजन है वो सिर्फ इससे बाइंड कर सकता है, यानी इस वाले T सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, और ये वाले सब इनएक्टिव। यानी ये जितनी भी T सेल्स हैं उसने इस वाले T सेल से बाइंड किया, क्योंकि इसका जो एपिटोप है वो इस वाले T सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। तो जिस सेल से बाइंड करेगा उस सेल्स को एक्टिवेट करेगा, यानी इस सेल को इसने सेलेक्ट किया, और जिस सेल को सेलेक्ट करता है उस सेल को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। बिकॉज ये क्या है, T सेल के क्लोन है, यानी T सेल के सारे क्लोन हैं, सबके क्लोन में बस डिफरेंस है उनके ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर का। ये डिफरेंट रिसेप्टर्स रखते हैं, तो जिस रिसेप्टर का सिलेक्शन हो जाएगा उसके क्लोन का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोनल सिलेक्शन। यानी क्लोनल सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, जैसे एंटीजन इससे रेड वाला मॉलिक्यूल इससे बाइंड करता है, तो इस रिसेप्टर के साथ TCR के बगल में एक दूसरा रिसेप्टर होता है जो इस क्लास सेकेंड MHC से बाइंड करता है और कंफर्म करता है कि ये जो एंटीजन है ये क्लास सेकेंड MHC के साथ प्रेजेंट किया गया है या नहीं। अगर ये क्लास सेकेंड MHC के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो फिर ये इम्यून एक्शन परफॉर्म करता है, और अगर ये क्लास सेकेंड MHC के साथ प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो फिर ये इम्यूनोजेनिक एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल जो T सेल्स है, ये जब रिसेप्टर से बाइंड करता है
टी सेल रिसेप्टर एंटीजन से बाइंड करता है और एमएससी से बाइंड करता है, कंफर्म हो जाता है कि ये एमएस क्लास सेकेंड एमएससी के साथ प्रेजेंट किया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट और रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक टी सेल्स जो टी हेल्पर 2 सेल्स है वो किस तरह से एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पर इसने क्या किया, टीसीआर, इसे ये क्या है, ये टीसीआर है, यहाँ पर भी टीसीआर है। टीसीआर किससे बाइंड कर रहा है, एंटीजन से, और एंटीजन को लेकर के कौन आया, एमएससी। एमएससी का वेरिएबल रीजन से देखिए एंटीजन बाइंड है, ये इसका वेरिएबल रीजन है और इससे ये एंटीजन बाइंड है। तो ऐसे में क्या है, एंटीजन एक साइड जो है मैक्रोफेज के एमएससी के वेरिएबल रीजन से बाइंड है और दूसरी साइड एंटीजन टी हेल्पर 2 सेल्स के टीसीआर टी सेल रिसेप्टर से बाइंड है। तो इससे क्या होता है, ये सिग्नल इस टी सेल्स को मिला, टी सेल्स एक्टिवेट हुई और उसने दूसरा सिग्नल कंफर्म किया कि ये जो एंटीजन आया है ये किसके साथ आया है, क्लास सेकेंड एमएससी के साथ है या नहीं। तो इसने क्या करा, दूसरे रिसेप्टर से यानी CD4 जो है मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, क्लास सेकेंड एमएससी से बाइंड करेगा, क्लास सेकेंड एमएससी के बीटा ग्लोबिन चेन से बाइंड करेगा और ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये जो है ऑथेंटिक है, क्लास सेकेंड एमएससी के साथ बाउंड है। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये TCR और CD4, ये दोनों मॉलिक्यूल CD3 को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। यानी CD3 जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ से CD3 सिग्नल किसको भेजेगा, न्यूक्लियस को। और जब ये सिग्नल न्यूक्लियस में पहुँचेगा, उसके अलावा ये सेल्स इसके अलावा दूसरे भी सिग्नल्स रिसीव करेगी, जिसमें से एक सिग्नल है जो ये सेल है, मैक्रोफेज सेल्स है, ये IL-1 का सिक्रीजन करेगी, IL-1 का सिक्रीजन करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत डिलीशियस है और इसको खा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से सलाइवा गिर रहा है, यानी जब कोई आप टेस्टी चीज़ को खाते हैं मुंह में लार आने लगती है, तो वो लार क्या हो रही है, यहाँ पर गिर रही है। तो वो किससे बाइंड कर रही है, इस टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, इसे कहेंगे IL-2 रिसेप्टर। तो ये जो इसका सलाइवा गिर रहा है, इट इज़ व्हाट, IL-1। IL-1 का रिसेप्टर से IL-1 बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इसका भी सिग्नल न्यूक्लियस में जाता है। ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ जो कुछ भी है ये रिएक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्रोफेज क्या करता है, B7 मॉलिक्यूल जो होता है, इसका B7 मॉलिक्यूल जो है CD28 से बाइंड करता है और यहाँ से भी सिग्नल न्यूक्लियस के अंदर जाता है। ये सारे सिग्नल क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर इस क्रोमोसोम में जीन नंबर 1 को एक्टिवेट करते हैं। जीन नंबर 1 जब एक्टिवेट होता है तो ये mRNA बनाता है, इसका mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटीन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगी, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। दिस इज़ व्हाट, IL-2। ये IL-2 जैसे ही ये IL-2 का फॉर्मेशन होता है, दूसरा जीन एक्टिवेट होता है, दूसरा जीन भी mRNA बनाता है और उससे भी प्रोटीन बनती है। और वो क्या करती है, वो प्रोटीन जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी मेम्ब्रेन में जाकर के बाइंड कर जाती है। तो मेम्ब्रेन के बाहर साइड में जो IL-2 है वो आकर के इससे बाइंड करता है और फिर इससे जो सिग्नल जाता है वो जीन नंबर 3 को एक्टिवेट करता है। जीन नंबर 3 जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये माइटोजेनिक जीन है, यानी ये सेट ऑफ जीन है, इसमें कई सारे जीन हैं जो माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं। जब माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं तो ये टी सेल, जिस एक टी सेल का सिलेक्शन हुआ था, ये टी सेल अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देती है। यानी ये टी सेल्स क्या करती है, डिवाइड करना शुरू कर देती है और एक सिंगल टी सेल 1 लाख टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 1 लाख टी सेल्स में कन्वर्ट हो गई। चूँकि इसे क्या करना है, इस एंटीजन को काउंटर करना है, तो चूंकि यहाँ पर एंटीजन, यहाँ जो बैक्टीरिया है वो भी मिलियंस में है और उनका इन्फेक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में ये टी सेल्स जब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी तभी इसको काउंटर कर पाएगी। ऐसे इसलिए, और उसके अलावा ये क्या करेगी, मैक्रोफेज की पॉपुलेशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि माइक्रोफेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पहुँचें, टी और न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ तेज़ी से पहुँचेंगे, क्योंकि ये सारे क्या करेंगे, बैक्टीरिया को खा के डाइजेस्ट करेंगे और इन्फेक्शंस को ख़त्म करेंगे। ऐसे में क्या होगा, जब ये टी सेल्स मल्टीप्लाई करेगी, और ये भी क्या है, ये एक क्लोन है, जब ये क्लोन क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाएगा, तो यानी ये क्या कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन को एक्सपेंड कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोनल एक्सपेंशन। देन उसके बाद हम एक दूसरी थ्योरी देखते हैं, मतलब ये एक पोर्शन साइड करके दूसरा पोर्शन देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था न्यूट्रोफिल सेल्स ने क्या करा था, पैथोजन को फैगोसाइटोसिस किया, फैगोसाइटोसिस के बाद उसका डाइजेशन किया,
यहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम्स ने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया और जो भी इपीटोप्स या एंटीजेंस यहाँ पर इसके अंदर थे उनको क्या करा, एक्सोसाइटोस कर दिया, यानी ब्लड वेसल्स में पहुँच गए, लिम्फेटिक्स में पहुंच गया, लिम्फ नोड में पहुंच गया। और लिम्फ नोड में क्या है, बी सेल्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, टी सेल्स भी हैं, बी सेल्स भी हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स में क्या डिफरेंस है कि टी सेल्स हमेशा जब भी एंटीजन से बाइंड करता है तो वो एंटीजन कोई प्रेजेंट करेगा तब वो उससे बाइंड करेगा, यानी एपीसी से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल्स पर, तभी टी सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाएगा, तभी उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट करेगा। ये फ्री एंटीजन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता है। और एक चीज़ की ये क्या करता है, सिर्फ पेप्टाइड एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन परफॉर्म करता है। पेप्टाइड के अलावा अगर मान ली कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है तो नहीं करेगा, लिपिड है तो नहीं करेगा, न्यूक्लिक एसिड है तो नहीं करेगा। यानी ये सिर्फ टी हेल्पर या टी सेल्स जो है पेप्टाइड एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्शन लेगा। जबकि अगर हम बी सेल्स को देखें तो दीज आर द बी सेल्स पॉपुलेशन। बी सेल पॉपुलेशन भी लिम्फोसाइट्स लिम्फेटिक्स में है, लिम्फ नोड में है और टी सेल्स भी है। तो जो न्यूट्रोफिल्स ने जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को यानी एंटीजेंस को इसमें फेंक दिया था, यानी डाइजेस्ट करके छोड़ दिया, यानी ये एक इररिस्पॉन्सिबल टाइप का जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है कहीं ना कहीं यूज़फुल है। और ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ने यहाँ पर छोड़ा था वो क्या हुआ, यहाँ पर बी सेल्स से बाइंड करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा टी सेल्स के पास डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, इन्हें क्या कहा हमने, TCR, दीज आर द TCR, ये सारे TCR हैं। तो हर एक टी सेल पर डिफरेंट शेप में TCR हैं जिनकी अपनी एंटीजन से बाइंडिंग की एफिनिटी अलग अलग है, हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही बी सेल्स के ऊपर भी जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड BCR, यानी ये बी सेल्स जो है अपने ऊपर एंटीबॉडीज़ रखती है और ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए, यानी ये जो न्यूट्रोफिल्स ने जो एंटीजेंस को यहाँ पर फ्री किया था, ये फ्री एंटीजन से ये बी सेल्स बाइंड करेगी और जिस बी सेल्स से बाइंड कर जाएगी वो बी सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। यानी जिस बी सेल से अगर इससे नहीं बाइंड किया तो ये एक्टिवेट नहीं है, इससे बाइंड नहीं किया ये भी एक्टिवेट नहीं है, इससे बाइंड हो गया ये एक्टिवेट हो गई, अब इससे नहीं बाइंड किया ये एक्टिवेट नहीं है। जैसे ही ये सेल एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जैसे ही एंटीजन बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, यहाँ से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जाएगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर CD79 है, ये प्रोटीन लगी हुई है CD79 को एक्टिवेट करेगी। CD79 क्या करेगी, न्यूक्लियस में सिग्नल भेजेगी और न्यूक्लियस में जब सिग्नल भेजेगी तो जीन नंबर इस जीन को एक्टिवेट करेगी। इस जीन से क्या बनेगा, mRNA बनेगा, इससे जो प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन क्या होगी, इस सेल के सरफेस पर प्रेजेंट हो जाएगी। ये जो रेड कलर में है ये पूरी सेल पर सेल के सरफेस पर आ गई। तो ये जो प्रोटीन है जो रिसेप्टर बना रही है इसे कहते हैं IL-4 रिसेप्टर, IL-4 रिसेप्टर। तो ये जो जीन है ये IL-4 जीन है, IL-4 रिसेप्टर का जीन है, इससे mRNA बना, इससे प्रोटीन बनी और ये पूरी इस सेल पर, यानी जो सेल जिस सेल से एंटीजन बाइंड हुआ था, तो यहाँ पर भी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोनल सिलेक्शन, यानी बी सेल के क्लोन में से इस क्लोन को सेलेक्ट किया और जिस क्लोन को सिलेक्ट किया उसका हो गया क्लोनल सिलेक्शन, यानी बी सेल्स का क्लोनल सिलेक्शन हुआ। एंड देन उसके बाद जब सिग्नल अंदर गया न्यूक्लियस पे तो ये इस पे क्या हुआ, रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन हुआ, रिसेप्टर एक्सप्रेस हो गए एंड देन एट दिस इस टाइम पे क्या हुआ, जब यहाँ पर हमने देखा था कि ये जीन नंबर 4 जब एक्टिवेट होता है, 3 जब एक्टिवेट होता है तो ये बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी एक टी हेल्पर 2 सेल्स 1,00,000 टी हेल्पर 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। एंड देन उसके बाद ये दूसरे जब ये अपने कैपेसिटी के बराबर डिवाइड कर लेती है फिर ये दूसरा सेट ऑफ जीन्स एक्टिवेट होता है, जीन नंबर 4, और ये अपना mRNA बनाता है, इससे जो प्रोटीन बनती है ये प्रोटीन क्या होती है, ये भी एक्स्ट्रासेलुलर सेल्स के बाहर जाती है, यानी एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन है, सेल के बाहर आई सेक्रेटरी प्रोटीन है। तो ये क्या है, दिस इज़ द IL-4। तो ये IL-4 ये एक सेल सफिशेंट नहीं बना सकती है, इसीलिए उससे पहले इसने बहुत सारी मिलियंस 1,00,000
टी सेल्स में डिवाइड कर गई। अब 1 लाख टी सेल्स में डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, ये सारी सेल्स अपने उस जीन को एक्टिवेट करेंगी और ये सारी सेल्स क्या करेंगी, IL-4 का सिक्रीजन करेंगी। ये सारे जीन नंबर 4 को एक्टिवेट कर दिया और ये सारी सेल IL-4 का सिक्रीजन करने लगी। क्या करेगा, इस बी सेल से आकर के बाइंड करेगा और जैसे ही बी सेल से बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो जब IL-4 इस बी सेल से बाइंड करेगा तो सिग्नल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और यहाँ पे ये दूसरे जीन्स को एक्टिवेट करेगा, यानी यहाँ ये सारे सिग्नल न्यूक्लियस के अंदर पहुँचेंगे और यहाँ पर भी ये सेट ऑफ माइटोजेनिक यानी सेल डिवाइड करने के लिए माइटोजेनिक जीन्स हैं, उनके सेट ऑफ जीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, जिससे ये सेल्स बी सेल्स क्या होगी, डिवाइड कर जाएंगी। यानी ये बी सेल्स भी 1 मिलियन बी सेल्स में डिवाइड कर जाएगी। यानी यहाँ एक सिंगल बी सेल्स थी, अब ये क्या हुआ, जब ये IL-4 से कांटेक्ट करेगी, IL-4 इससे आकर के बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, बी सेल्स को डिवाइड कर देगा। यानी एक तरह से यहाँ पर क्लोनल एक्सपेंशन हो गया, बी सेल्स का क्या हो गया, क्लोनल एक्सपेंशन। यहाँ बी सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन हो गया और यहाँ पर क्या हुआ था, ये टी सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ, ये बी सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन हो गया। जब ये भी अपनी कैपेसिटी के बराबर क्लोनल एक्सपेंशन कर लेगी, यानी 1 मिलियन एक बी सेल। अब देखिए इसमें से बहुत सारी बी सेल्स थे, जिन सारी बी सेल्स के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स थे, ये डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट एंटीजेंस के अगेंस्ट फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर इस बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी है, तो इसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट बी सेल क्या करेगी, पहले क्लोनल सिलेक्शन किया जाएगा और क्लोनल सिलेक्शन के बाद IL-4 जब इससे बाइंड करेगा तो फिर क्या करेगा, क्लोनल एक्सपेंशन करेगा, यानी इसी बी सेल्स के 1 लाख बी सेल्स बन जाएंगी। 1 लाख बी सेल्स जब बन जाएगी फिर ये क्या, इनकी डिवीज़न कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तब यहाँ पर ये तीसरा, उसी टाइम पर ये क्या करेगा, तीसरा सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, जो इसमें सब में जो नेक्स्ट जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, तो ये सारे मिल करके क्या करेंगे, नेक्स्ट जीन को एक्टिवेट करेंगे, जो जीन है IL-5। ये सारी सेल्स यानी ये टी हेल्पर सेल्स और ये जितनी 1 मिलियन टी हेल्पर सेल्स हैं, टी हेल्पर 2 सेल्स, ये सब मिलकर के क्या सिक्रीट करेंगी, IL-5। और ये IL-5 क्या करेगा, ये जो सेल्स पहले से डिवाइड हो चुकी हैं, ये अपने एक दूसरे जीन्स को, उनका दूसरा जीन्स डिवीज़न के बाद दूसरा जीन एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, IL-5 के लिए रिसेप्टर को प्रोड्यूस करेगा। यानी ये जो रिसेप्टर प्रोड्यूस हुआ है ये IL-5 के लिए, यानी ये दूसरा जो जीन एक्टिवेट हुआ, इन सारी बी सेल्स के अंदर भी वो जीन है, वो दूसरा जीन एक्टिवेट हुआ, उसने IL-5 के रिसेप्टर पूरी हर एक सेल्स पर प्रेजेंट कर दिए और जैसे ही ये IL-5 आएगा, इससे बाइंड करेगा तो हर एक सेल को क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट कर देगा। किस में डिफ्रेंशिएट कर देगा, ये इन बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, हाइपर एक्टिव सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एक्टिवेटेड सेल्स हैं इन्हें क्या कहेंगे, प्लाज्मा सेल्स। यानी ये सेल्स, जिन सेल्स को इसने एक्टिवेट किया है, ये जो जिन सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन हुआ है, यही सेल्स क्या होंगी, IL-5 से बाइंड करेंगी और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स में जब डिफ्रेंशिएट होंगी तो डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है कि इस न्यूक्लियस का शेप जो है वो कार्ट व्हील शेप है, यानी बैलगाड़ी के पहिए के जैसा है। और इसमें क्या होगा, प्रोमिनेंटली ER, इसमें बहुत सारे ER डेवलप हो जाएंगे और ER क्या करेगा, बहुत सारा, यानी एक सेकेंड में 1000 एक सेकेंड में 1000 एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। और ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, जो एंटीजन यहाँ पर बाइंड किया है।
यानी अगर यहाँ पर ये एक एंटीजन है तो एक एंटीजन की वजह से एक बी सेल एक्टिवेट हुई और एक बी सेल की वजह से 1,00,000 बी सेल का डिवीज़न हुआ, 1,00,000 बी सेल की वजह से 1,00,000 प्लाज्मा सेल कन्वर्ट हो गई और 1,00,000 प्लाज्मा सेल्स की वजह से हर एक प्लाज्मा सेल 1 सेकंड में 1000 एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, जो ये एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी क्या है, इस बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाने वाले एपिटोप्स के अगेंस्ट है। यानी फॉर एग्जांपल अब इसके बाद क्या होगा, सपोज ये बैक्टीरिया था और इसके ऊपर नॉर्मली जब इस बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल सेल्स पकड़ फैगोसाइटोज करने की कोशिश करते हैं या मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेज इसकी फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो ये क्या करता है, स्लिप कर जाता